तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे CaCO3 का डीकॉम्पोजिशन हो रहा है, तो इस तरह से जब भी कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है तब वो कुछ लॉज फॉलो करते हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। उन्हें कहा जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखिए क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बताया था एंटोनी लेवोइजर ने। इन्होंने बताया था कि नेट चेंज इन मास इन एनी केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो। मतलब कि जब भी कोई एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बन हम मान लेते हैं 12 ग्राम है और ऑक्सीजन जो है वो है 32 ग्राम, तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो बनेगी यहाँ पे 44 ग्राम की। मतलब कि जो नेट अमाउंट ऑफ हमारे पास रिएक्टेंट था, जितने भी वेट में, सेम वेट में हमें मिलेगा प्रोडक्ट। मतलब कि ना ही कोई यहाँ पे मास डिस्ट्रॉय होने वाली है और ना ही कोई अलग से क्रिएट होने वाली है। जैसे कि हम जानते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ बताया गया है कि जो नेट चेंज इन मास होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो सिमिलर होता है, जो कि होता है ज़ीरो। देखिए सेकंड हम देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये कहा गया कि आप जैसे एक सैंपल ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का हम सैंपल ले लेते हैं कहीं से, तो हमें यहाँ पे कार्बन जिस परसेंटेज में मिलेगी या फिर ऑक्सीजन जिस परसेंटेज में मिलेगी, मतलब कि जिस भी प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इसे हम 1:2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जिस भी प्रोपोर्शन में हमें मिल रहा है, हम सेम सैंपल कहीं से भी ले, हमें वह उसी प्रोपोर्शन में मिलने वाली है। सेम हम देख सकते हैं वाटर के लिए भी। वाटर में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है एंड ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो जब भी हम देखेंगे तो हाइड्रोजन हम किसी भी सैंपल से उठा के देख लें तो वाटर में हमें हाइड्रोजन 2 एटम मिलेंगे और ऑक्सीजन वहाँ पे 1 एटम मिलेंगे। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आप ये दोनों लिख लीजिए, देन हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से एक बार हम रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे बताया था एंटोनी लेवोइजर ने। इन्होंने कहा था किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नेट चेंज इन मास होता है वो होता है ज़ीरो। देन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने ये देखा कि कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए, चाहे वो यहाँ से लीजिए सैंपल या कहीं से भी ले लीजिए, वो सैंपल में जो प्रपोर्शन होगी एलिमेंट्स की वो हमेशा कांस्टेंट होने वाली है।
जैसे कि हमने देखा CO2, आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल ले लीजिए या फायर एक्सटिंग्विशर का ले लीजिए या कहीं से भी CO2 का सैंपल ले लीजिए, हमें कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 के प्रोपोर्शन में ही मिलेगा। सेम वाटर भी है, वाटर आप टैप वाटर यूज़ करिए या डिस्टिल वाटर या कहीं से भी वाटर ले लीजिए, वहाँ पे आप फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो 2:1 है। तो आगे देखते हैं। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें कहा गया, देखिए जैसे कि ये रिएक्शन है 2H2 + O2, ये हमें बना के देता है 2H2, जिसे हम जानते हैं वाटर के नाम से। तो देखिए जब हमने H2 का 2 ग्राम्स लिया था, ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स लिया था, तो वाटर हमें मिला था 18 ग्राम्स। सिमिलरली H2 का हम ले लेते हैं, यहाँ फॉर एग्जांपल 4 ग्राम ले लेते हैं, ऑक्सीजन का 32 ग्राम ले लेते हैं, तो ओवरऑल हमें मिल जाएगा यहाँ पे 36 ग्राम। तो हम ये देख सकते हैं कि जब इसका हमने क्या किया, इसको जस्ट इंटू 2 कर दिए, कि ऑक्सीजन हमने पहले 16 ग्राम लिया था, अब इसे 32 ग्राम लिया है, मतलब कि जितना भी हमने क्वांटिटी लिया था उसका डबल कर दिया, तब हमें जो प्रोडक्ट में है वो भी हमें सेम रेशियो में मिलने वाला है, मतलब कि 18 2 36। सिमिलरली हाइड्रोजन भी हमें 2 के जगह लेना होगा 4। तो इसी को कहा गया है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट में हम जितना मल्टीपल करते जाएंगे, प्रोडक्ट में भी हमें सेम मल्टीपल में आंसर मिलने वाला है। बट एक छोटी सी कंडीशन है यहाँ पे, एक वर्ड होता है लिमिटिंग रिएजेंट, उसे हम जान लेते हैं पहले। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट बोलने का मतलब है जैसे कि हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा ये इसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर मैंने हाइड्रोजन के 2 ग्राम्स लिए हैं, ऑक्सीजन के 16 की जगह मान लीजिए हम 20 ग्राम्स ले लेते हैं, तो हमें ये पता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमेशा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 ग्राम जो है सिर्फ और सिर्फ 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, बाकी जो 4 ग्राम लेफ्ट हो जा रहे हैं ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी एक कंडीशन है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो इसके प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, अगर वह नहीं है तो फर्दर वो रिएक्शन नहीं करता है। बट अगर सारी चीज़ें हम इनको मल्टीपल प्रोपोर्शन में रखें तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी उसी के हिसाब से डबल हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला पॉइंट जो है हमारा गे-लुसैक लॉ। इन्होंने कहा कि एक कांस्टेंट
temperature at constant temperature and constant pressure atoms combine to simple ratio always। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं गेलुज़ेक लॉ ने कहा कि किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द एटम्स कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो ऑलवेज। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए H2O का हमने एग्जांपल देखा था, H2 + O2 ये फॉर्म करता है H2O। अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, यहाँ पे 1 है तो 2H2 हुआ, फिर देन यहाँ पे 2H2 + O2। तो ये हमेशा 2:1 के रेशियो में ही कंबाइन होगा किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। जब तक हम उसका टेम्परेचर और प्रेशर नहीं बढ़ाते या ऑल्टर नहीं करते तब तक ये रेशियो मेंटेन रहेगी। तो हम यहाँ पे H2 और O2 को देख लें कि 2:1 में है, तो सेम कांस्टेंट और सेम प्रेशर पे हम किसी भी जगह पे जाएं तो हमें ये मॉलिक्यूल जो है वाटर मॉलिक्यूल सेम रेशियो में मिलने वाली है बाय वॉल्यूम एंड बाय वेट थ्रू। तो ये हमारा लॉ जो था इसे कहा गया है गेलुज़ेक लॉ। इसे डिस्कवर किया था गेलुज़ेक ने, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है गेलुज़ेक। देन आगे जो हम देखने वाले हैं वो है एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट लॉ एवोगैड्रो लॉ। देखिए एवोगैड्रो लॉ में ये कहा गया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे H2 लेते हैं 100 ml, O2 लेते हैं 50 ml। तो हमें ये पता है कि हर एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ने वाले हैं। मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो जिस भी रेशियो में हमारा ऑक्सीजन होगा हाइड्रोजन उसका डबल होगा, और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी जस्ट 2 के प्रोपोर्शन में होगा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ जब ये वाटर बनता है तब ये हमें मिलेगा 100 ml। तो इन्होंने कहा कि बाय वॉल्यूम जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उसके जो रिएक्टेंट होंगे वो सिंपल रेशियो में होंगे और जो हमारा वॉल्यूम होगा वो भी उसी रेशियो को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे 2:1 था तो हमारा जो प्रोडक्ट था वो 2 बन रहा था। सिमिलरली यहाँ जब 100 ml एंड 50 ml ऑफ हम ऑक्सीजन लेते हैं देन 100 ml ऑफ वाटर यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। तो इसी चीज़ को उन्होंने समझाया था। इसको हम ऐसा समझ लेते हैं कि 50 ml के 2 बॉक्सेस हैं यहाँ हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के 1 बॉक्स है। अब इसमें देखिए ये 50 ml है एंड ये भी 50 ml है। ओवरऑल हमारे पास 100 ml हो गया। देन O2 भी हमारे पास यहाँ पे 50 ml है। तो हर एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कंबाइन होने वाले हैं और ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा हमारा वो हमेशा इसके इक्वल होगा जितने यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं। तो यही चीज़ उन्होंने बताया था। और इसके बाद हम देखते हैं एवोगैड्रोस लॉ के बारे में थोड़ा और। तो एवोगैड्रोस में हमें ये पता चला कि यहाँ पे ये हमेशा एवोगैड्रो लॉ को फॉलो करने वाले हैं। देन इसके बाद उन्होंने एक नंबर डिफाइन किया जिसे उन्होंने कहा एवोगैड्रो कांस्टेंट।
एवोगैड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने दी 6.023 इंटू 10⁻23। कहीं कहीं आपको ये 0.22 भी मिल जाएगा। तो ये उन्होंने बताया कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस या फिर 1 वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस अगर ले लिया जाए तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स या फिर कहा जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो होने वाले हैं वो है 6.023। मतलब कि 1 मोल हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे इन टोटल इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। 1 मोल अगर वाटर लिया जाता है तो वहाँ पे भी हमारे पास इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहने वाले हैं। तो इसी को उन्होंने डिफाइन किया। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे हम पार्टिकल्स में लिखते हैं। मीन्स ये सिर्फ एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी। यहाँ पे जैसे अगर कहा जाए 1 मोल ऑफ H2 गैस, इसका मतलब है कि वहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं। अगर एटम की बात कहें कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तब यहाँ पे भी 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि इन्होंने मोल और उस नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच का रिलेशन बताया। और ये जो नंबर हम देख रहे हैं 6.023 इंटू 10⁻23, इसे कहा जाता है एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो ये नोट कर लीजिए, देन आगे हम देखने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट्स। चलिए आगे देखते हैं हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने ये बताया कि हमारी जो सबसे फाइनेस्ट किसी भी एक पार्टिकल को फाइनेस्ट अमाउंट तक अगर डिवाइड किया जाए, मतलब लास्ट में जो हमें मिलेगा वो होता है एटम। इसका नाम एटोमियो से लिया गया है। एटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल। मतलब आप किसी एक पार्टिकल को लीजिए और अगर वो अब डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो उस पार्टिकल को कहा जाता है एटोमियो, और वहीं से लिया गया है ये जो नाम जिसे कहते हैं एटम। तो इन्होंने पहला बताया, पहला पॉइंट ये बोला कि मैटर का वो पार्टिकल विच इज इनडिविजिबल। मीन्स एग्जाम्पल के लिए हम इस ब्लैक बोर्ड को ही देख लेते हैं। ब्लैक बोर्ड को अगर मान लीजिए हम आधे पार्ट में डिवाइड करें, फिर इसके बाद फिर इसका आधा पार्ट में डिवाइड करें, देन इस तरह से इसे डिवाइड करते करते क्या होगा, एक बहुत लास्ट में एक पार्टिकल हमें मिलेगा जो कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। मीन्स उसे हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते।
तब उस पार्टिकल को बोला गया है यहाँ पे एटम। उसी चीज को कहा गया है कि पार्टिकल विच इज इनडिविजिबल। देन इसके बाद ये कहा गया एटम्स ऑफ सेम पार्टिकल, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर सेम। मीन्स अगर हम किसी एक एलिमेंट को लेते हैं, जैसे कि आयरन ले लेते हैं, आयरन की एक सैंपल लिए, इसमें जो सबसे छोटा हमें एटम मिला वो आयरन का एटम है। तो इस तरह से इस सैंपल में आप कहीं भी जाएंगे तो हमें जो एटम मिलने वाला है उन सभी की प्रॉपर्टीज सेम होगी। बट आयरन की जगह अगर एल्यूमिनियम ले लिए तो एल्यूमिनियम में सारी प्रॉपर्टीज सारे एल्यूमिनियम की होने वाली है। बट ये दोनों में जो एटम है वो दोनों आपस में डिफर करेंगे, बट इन द सैंपल वो सारे के सारे एटम सेम होने वाले हैं। तो उन्होंने यही डिफाइन किया था। इसके बाद इन्होंने कहा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यहाँ पे वाटर, तो वाटर की जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सभी अलग अलग एटम से एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होके बनेंगे। मीन्स वाटर के आप जितने भी मॉलिक्यूल्स कहीं से भी सैंपल उठा के देख लीजिए, वहाँ पे हाइड्रोजन का रेशियो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 2:1 रहेगा। तो यही चीज़ उन्होंने कहा कि अलग अलग एटम एक फिक्स्ड रेशियो में जॉइन होके कंबाइन होके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन लेते हैं और सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जॉइन होके वो एलिमेंट वो जो सब्सटेंस हम सैंपल लिए थे उस सब्सटेंस को बनाते हैं। एंड फोर्थ, उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है हमारा, उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वह सभी के सभी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम को इन्वॉल्व करते हैं। मतलब कि सारे केमिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं वो हमारे एटम का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये H2 मॉलिक्यूल है, साथ में ये O2 का मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल। तो H2 के दो मॉलिक्यूल O2 के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं। देन ये जो हमारा ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होगा, सिमिलरली दूसरे ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होगा। तो यहाँ पे आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि जितने भी एटम हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, वो सारे के सारे दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हुए हैं एक फिक्स्ड रेशियो में और साथ ही दो अलग अलग टाइप के एटम मिल के यहाँ पे मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने बताया। चलिए आगे देखते हैं हम।
चलिए इसके बाद जो हमारा अगला सब टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। तो देखिए अभी हमने देखा था कि एक एटम क्या होता है, अब हम देखने वाले हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। मास से हम समझ रहे हैं कि एक्चुअल मैटर उस पार्टिकल में कितनी है, उसका मेज़रमेंट ही हमें बताने वाला है उसका एटॉमिक मास। तो फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक मास है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह की हेल्प से हमें पता चला 1.002 ग्राम होता है। इसे अगर देखा जाए ओवरऑल एटॉमिक मास की यूनिट में तो उसे लिखा जाता है AMU। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारा हाइड्रोजन एटम का ओवरऑल मास को यहाँ पे लिखा जाता है AMU से, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो हाइड्रोजन का जो मास है वो हमने डिफाइन किया 1.002 AMU। ये है हमारा हाइड्रोजन का मास। सिमिलरली ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो हमने फाइंड आउट किया कि ये होता है अप्रोक्सीमेटली 8 AMU। ये इसकी एटॉमिक मास है। देन मॉलिक्यूलर मास आती है। तो चलिए आगे देखते हैं। एटॉमिक मास के बाद आता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। तो अब हम देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिया, तो 1 मोल ऑफ किसी सब्सटेंस को लेते हैं तो वो बराबर होता है उसके एवोगैड्रो नंबर के। मतलब कि 1 मोल ऑफ, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन एटम लिया तो वहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 हमारे पास पार्टिकल्स होने वाले हैं, मीन्स उतने नंबर ऑफ एटम्स होने वाले हैं। फिर इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं उसकी मोलर मास कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा 1 मोल इक्वल्स टू होता है एवोगैड्रो नंबर, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ प्रेजेंट है। इनके हेल्प से हम निकाल सकते हैं उसकी मोलर मास कितनी है। सिमिलरली अगर किसी का मास दिया हुआ है तो हम उसके हेल्प से निकाल सकते हैं उसकी मोलर मास कितनी है। देन मोलर मास के हेल्प से मोल्स निकल सकते हैं, एंड देन मोल्स के बाद एवोगैड्रो नंबर भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हमें क्या बताता है कि वहाँ कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, जो कि इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर के। तो इसका एक क्वेश्चन हम एग्जांपल के लिए कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोजन हमने लिया है 2 मोल। तो यहाँ पे अगर इसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में लिया जाए 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर इसे लिया जाए तो हमें पता चलेगा कि 2 इंटू एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट जो कि होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये हमें अप्रोक्सीमेटली मिलने वाला है 12.046 इंटू 10⁻20। यहाँ पे देखिए इसकी जो यूनिट है, यूनिट कुछ नहीं रहेगी, तो हम इसे नंबर में लिखेंगे एटम्स। यहाँ पे इसका मतलब है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन एटम, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 जो कि होता है 12.046 इंटू 10⁻23 एटम्स। मीन्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन में हमें इतने नंबर ऑफ एटम्स मिलने वाले हैं। देन आगे देखते हैं। देन आगे हम ये देखते हैं
कि फॉर एग्जांपल हमने एक सैंपल लिया, उसमें कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स मिल रहे हैं, C12 मिला, C13 मिला, C14 मिला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन 12 की जो एबंडेंस है वहाँ पे इस सैंपल में, कार्बन 12 जो है वो है हमारे पास 98%, 98.6% ले लेते हैं। देन कार्बन 13 जो है वो 0.9% एज्यूम कर लेते हैं। देन इसकी जो मास है कार्बन 12 की, ये हमें पता है 12 होगी। देन कार्बन 13 की 13 होगी। देन कार्बन 14 की यहाँ पे 14 होगी। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन 12 98.6 ग्राम है परसेंटेज है, कार्बन 13 0.9 परसेंटेज है, कार्बन 14 0.5 परसेंटेज है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें एक सैंपल में उसके खुद के आइसोटोप्स मिले। तो अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहा जाता है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होती है, यहाँ पे इसका एबंडेंस इनटू इसकी जो मास है, इसकी मास यहाँ पे दी हुई है 12, एबंडेंस है 98.6, तो इसे हम कर लेंगे 0.986 इंटू 12 प्लस 13 इंटू 0.009 प्लस 14 इंटू 0.005। इस तरह से हमें जो आंसर मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 12.001 के अप्रॉक्स मिलेगा। और इसे हम लिखेंगे यू में, क्योंकि यहाँ जो एटॉमिक मास है वो अब एवरेज हो चुकी है, तो AMU की जगह सिर्फ और सिर्फ यू लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास हमारी हो जाएगी 12.001। तो इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या करना है, हमको उसकी एबंडेंस चेक करनी है कि कितने परसेंटेज में हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है। सेकंड, उसके मास क्या क्या है। देन थर्ड, इनका एवरेज। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये, जैसे कि 12 ग्राम था, 12 यूनिट था, तो इसे 0.986 से मल्टीप्लाई किया गया। फिर 13 था तो 0.09 से मल्टीप्लाई किया गया। देन यहाँ पे 14 था तो 0.005 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से यहाँ पे इसकी एवरेज एटॉमिक मास आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले हमने देखा था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का जो एक्चुअल मास होता है जिसकी यूनिट होती है AMU। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। अब हमने देखा कि जैसे कार्बन प्लस हाइड्रोजन ये मिल के बनता है CH4। अब हमारे पास जो ये स्पीसीज़ है इसे कहा जाता है मॉलिक्यूल। दो अलग टाइप के एटम्स जब आपस में मिलते हैं, या सेम टाइप के एटम, फिर फॉर से हम बोल सकते हैं कि सेम टाइप के एटम्स मिल रहे हैं या अलग टाइप के एटम्स मिल रहे हैं, तो वो मिल के एक नई स्पीसीज बनाते हैं जिसे कहा जाता है मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल होता है इसकी भी एक मास होगी, उसी मास को कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन की मास रहती है 12, हाइड्रोजन की रहती है 1। तो इन टोटल अगर हम इसकी ओवरऑल मास निकालें तो हमें मिलेगा 12 प्लस 4 इंटू 1।
तो 12 + 4 हमारे पास मिल गया 16। तो इसकी जो मॉलिक्यूलर मास है CH4 की वो हमें मिल जाएगी 16। सिमिलरली O2 का अगर देखा जाए, O2 का अगर निकालें तो ऑक्सीजन की होती है 16, 2 बार है, इसका मतलब ये हो गई 16 × 2, जो कि इसकी हो जाएगी 32 ग्राम। इसी तरीके से H2O के लिए निकालें तो हाइड्रोजन की होती है 1 × 2 टाइम्स, प्लस इसकी हो जाएगी 16, 1 टाइम है, इसलिए यहाँ पे हो गया 18। सॉरी, इसकी जो यूनिट होती है वो यू होती है, ग्राम में नहीं होती है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की मॉलिक्यूलर मास। देन फर्दर इसी से एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास हम जब निकाल रहे थे तो हमें पता था कि ये हमारा मॉलिक्यूल है और हर जगह हमें इसी प्रोपोर्शन में ही मिलने वाला है। बट जब फॉर्मूला मास हम निकालते हैं तो हमें ये पता है कि उसकी अरेंजमेंट क्या है। जैसे कि ले लेते हैं हम NaCl, फॉर एग्जांपल ये जितने भी सेंटर हैं ये सभी सेंटर में एज्यूम कर लीजिए कि सारे के सारे Na+ के आयंस हैं। सिमिलरली इसके बीच में जो गैप है उन गैप्स में होंगे Cl के आयंस। तो यहाँ पे हम इनका जो अरेंजमेंट बनता है वो ऐसा होता है कि एक Na+ के साथ 6Cl- टच हुए रहते हैं, देन हर एक Cl- के साथ 6 Na+ अटैच रहते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हर एक Na+ के साथ एक Cl- अटैच होता है। ये कंप्लीटली एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करता क्योंकि ये इलेक्ट्रोवैलेंट फॉर्म में है, मीन्स अपने आयंस के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम इसे लिखते हैं फॉर्मूला मास। यहाँ पे फिर देखा जाएगा Na का एटॉमिक मास कितना है प्लस Cl का एटॉमिक मास। तो इस तरह से हम यहाँ पे ओवरऑल इसका फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला मास वहाँ निकलता है जहाँ पे हमारी अरेंजमेंट हमें पता है और जो कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो यहाँ पे NaCl में NaCl का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता है। इनकी ये अरेंजमेंट के हिसाब से हमने निकाला कि हर एक Na+ के साथ एक Cl- अटैच होता ही है। तो वहाँ पे उसकी फॉर्मूला मास निकालेंगे तो Na एटॉमिक मास प्लस Cl की एटॉमिक मास। इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा उसका फॉर्मूला मास, और इसकी यूनिट को हम लिखते हैं U से। तो ये नोट कर लीजिए, देन आगे बढ़ेंगे हम।
ठीक है, फॉर्मूला मास के बाद हम देखने वाले हैं मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का यहाँ मतलब है, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए H2O ले लेते हैं। हाइड्रोजन की यहाँ जितनी भी मास होगी इस पूरे कंपाउंड में, वो होगी इसकी मास परसेंटेज। तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ H2 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो यहाँ देख सकते हैं मास ऑफ H2 हमें पता है 2 है, मास ऑफ कंपाउंड भी हमें पता है 18 है, इनटू यहाँ पे 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि ये जो एलिमेंट है हाइड्रोजन है वो कितने परसेंटेज में इस कंपाउंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। देन सिमिलरली ये H2 के लिए था। देन अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में भी सिमिलरली मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे O2 की जो मास होती है वो होती है 16 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा O2 का मतलब है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है अगला टॉपिक एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी एक कंपाउंड ले लीजिए C6H12O6, ये हमें पता है कि ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है किसका, ग्लूकोज का। इसे अगर सिंपल फॉर्म में लिखा जाए, बहुत सबसे सिंपलेस्ट रेशियो, तो हम देख सकते हैं 6 यहाँ पे कॉमन है तो C1 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, O1 I mean 2 हो जाएगा एंड O1। ये इसका सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है जिसे हम लिख सकते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो होता है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिमिलरली हम यहाँ भी देख सकते हैं आगे C10H22। इसे सबसे सिंपल वे में हम कैसे लिख सकते हैं, इसे 5 से डिवाइड किया जाए तो 5 से 2 से हो जाएगा तो C5H11। इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है यही है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम जो उसका सबसे सिंपल रेशियो है उसके फॉर्म में अगर लिखते हैं तब उसे कहा जाता है एम्पेरिकल फार्मूला। सिमिलरली देखिए आगे C12H22O12, ये भी एक कंपाउंड है। अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ पे हमें मिलेगा C6H11O6। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला आ चुका है। तो अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो किसी भी मॉलिक्यूल का
सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में अगर लिखा जाता है तो उसे कहा जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबसे पहले होता क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे अगर एक इक्वेशन लिखी जाती है H2 + O2, ये फॉर्म करती है 2H2O। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इस एटम के आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 0, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे होगा इसका 1 वॉल्यूम। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एंड सेम वाटर के सामने में 2। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई होती है यही होता है उस एटम या फिर मॉलिक्यूल का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हाइड्रोजन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है यहाँ पे 2, वाटर की है 2 और ऑक्सीजन की है 1। बट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ तभी देखा जाता है जब एक इक्वेशन वहाँ पे बैलेंस फॉर्म में होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिखा है H2 + O2, ये बना रहा है H2O। तो इसका अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालेंगे तो ये हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगी। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 दिखेगा, ऑक्सीजन भी 1 दिखेगा, वाटर भी 1 दिखेगा। बट इन रियल देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। पहले बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया हमने, देन 2 and 2 4 हो गया। तो यहाँ पे भी हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। बैलेंस होने के बाद हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 2 है। तब इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है हमें सही ऑर्डर में मिलेगा। तो इस तरह से आप बाकी सारे भी निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे बना रहा है मीथेन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन के 4 एटम दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 एटम दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कार्बन के 1 एटम है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे कार्बन के 1 और हाइड्रोजन के 4। तो कार्बन की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आ गई 1, हाइड्रोजन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें दिख गई 2 एंड CH4 की कोफिशिएंट जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो हमें दिख गई 1। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। सो इसे सभी लोग एक बार प्रैक्टिस कर लें सारे टॉपिक्स को। थैंक यू।